नमस्कार, मैं संध्या सिंह सिंगापुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। विश्व रंग 2022 हम मना रहे हैं और ये हमारे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है कि सिंगापुर से इसमें हमें भागीदारी करने का अवसर मिल रहा है। विश्व रंग के समस्त कार्य करने वाले हम भाई बंधुओं का अपने हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। संतोष चौबे जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने विश्व रंग के माध्यम से दुनिया के 50 से भी अधिक देशों को जोड़ा है। सिंगापुर भी उनमें से एक है और आज हमारे साथ उपस्थित हैं सिंगापुर के 3 पेंटर्स, चित्रकार। सिंगापुर कहने को तो छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ हर क्षेत्र में इस देश ने अपनी पैठ बना रखी है और यहाँ रहने वाले भारतीयों ने भी इस जो भी क्षेत्र हमारे सामने उपस्थित है, साहित्य, कला, संगीत, हर क्षेत्र में आप उनकी भागीदारी देख सकते हैं। तो मेरे साथ आज उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी अनामिका दत्ता का। अनामिका काफी समय से सिंगापुर में रह रही हैं। वो स्वतंत्र कलाकार और शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं। वो कई प्रदर्शनियों और लाइव पेंटिंग का हिस्सा रही हैं। इसके बाद मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी रितिका चौधरी का। रितिका ने बनस्थली विश्वविद्यालय राजस्थान से अपनी बीए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की है। साथ ही सिंगापुर आने के बाद उन्होंने नाफा, जो सिंगापुर में संस्थान है, उससे सर्टिफिकेशन इन वाटर कलर का कोर्स किया है। उन्होंने सर्टिफिकेशन किया है उसमें। इस समय वो फ्रीलांस, पूरी तरह से फ्रीलांस पेंटर के रूप में अपनी रुचि को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कई प्रदर्शनियों में अपनी पेंटिंग को उसका हिस्सा बनाया है। साथ ही हाई कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिया एट 75 कलेक्शन में भी उनकी पेंटिंग रखी गई है। इसके बाद हम मिलते हैं मेघा शर्मा सिंह से। मेघा सिंह जो कोलकाता में जन्मी और 15 वर्षों से सिंगापुर में है। वैसे तो वो भूगोल की अध्यापिका है, लेकिन उन्होंने पहले ही डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स भारत में किया और सिंगापुर आने के बाद लेकिन उन्होंने इस कला को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ाया। उन्होंने कई प्रदर्शनियों का वे हिस्सा रही हैं। उनकी भी पेंटिंग सिंगापुर इंडिया एट 75 हाई कमीशन ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी का हिस्सा है और आज वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आइए चलिए जानते हैं इनसे कि इनकी इस यात्रा के बारे में, साथ ही सिंगापुर में पेंटिंग की दिशा में संभावनाओं के बारे में। तो मैं सबसे पहले रितिका आपसे पूछना चाहूंगी, किस तरह से इस दिशा में आपका रुझान हुआ और क्या कोई खास प्रेरणा कहीं से आपको मिली और विषय किस तरह से चुनती हैं? इन कुछ बातों को अगर आप बताना चाहें। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी विश्व रंग को हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और चित्रकला में मेरी रुचि बचपन से ही थी और ऐसा हुआ कि मैं जिस भी स्कूल में गई वहाँ मुझे हमेशा चित्रकला एज अ विषय मिला। तो जिसकी वजह से मेरी चित्रकला की पढ़ाई हमेशा चलती गई और उसकी जो रुचि थी उसमें मुझे वो बरकरार रही। तो हमेशा से ही मुझे नेचर से, प्रकृति से प्रेम था, जिसकी वजह से मुझे मेरी पेंटिंग्स के लिए हमेशा ही इंस्पिरेशन प्रकृति से ही मिली। तो मैंने मेरी पेंटिंग्स के लिए ज़्यादातर जो मेरे मुख्य विषय रहे हैं, वो प्रकृति से ही मिले, जैसे कि फूल, पत्तियाँ, बादल और पशु-पक्षी और जानवर, ये सब। और उनको मैं अपने इमेजिनेशन के साथ में मिक्स करके पेंटिंग बनाने लगी। इमेजिनेशन में जैसे मेरा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को और नेचर के एलिमेंट्स को मिक्स करके मैं पेंटिंग्स करना शुरू कर दिया मैंने। तो इस तरीके से मेरे पेंटिंग्स यही मेरे पेंटिंग्स का विषय रहे हैं और इसी तरह से मेरी पेंटिंग्स आज तक भी उसी दिशा में होती आ रही हैं। बहुत सुंदर रितिका, आपने बताया कि प्रकृति के इर्द गिर्द आपकी कला, आपकी पेंटिंग रहती है और आपकी कई रचनाओं में ये हमें देखने को भी मिला है। साथ ही प्रकृति के साथ कई और, जिन्हें मैं कहूंगी कि कई और आपकी रचनाएं भी मैंने देखी हैं जो ना सिर्फ प्रकृति बल्कि कई हमारे ऐसे राष्ट्रीय प्रतीकों को भी दर्शाते हुए आपकी चित्रकारी रही है। तो बहुत सुंदर रितिका। अब मैं चलती हूँ अनामिका आपकी तरफ और मैं पूछना चाहूंगी कि आपने कैसे इस तरफ अपना रुझान किया, कैसे प्रेरणा मिली, कौन प्रेरणा स्रोत है और किन विषयों पर आप अधिक केंद्रित करती हैं?
सबसे पहले मैं विश्वरंग को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। चित्रकारी मुझे बचपन से पसंद थी, तो काफ़ी पेंटिंग कंपटीशन में बचपन में जाती थी। बस कुछ उतना आता नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ करके आ जाती थी। मतलब वो मेरे लिए बहुत एक संतुष्टि भरा लगता था कि मैंने कुछ बनाया, जो भी बना। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, मतलब सब कुछ जैसे थम सा गया, कर नहीं पाई। बच्चे, शादी, ये सब में काफ़ी व्यस्त रही। फिर जब मैं सिंगापुर में आई, सिंगापुर में धीरे धीरे मुझे काफ़ी मंच मिलता गया, तो मेरी जो इच्छा थी वो फिर से जागने लगी। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया, मैंने बच्चों को सिखाया। बच्चों को जैसे मैं सिखाने जाती हूँ तो उसमें मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और करने की, पेंटिंग करने की और इच्छा जागी मुझे बच्चों से। तो फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। काफ़ी जैसे जैसे मिलता गया मुझे सिंगापुर में नए नए मंच चित्रकारी का, तो मैं जाती गई, मतलब आगे बढ़ती गई सब। और मेरा ज़्यादातर प्रेरणा मुझे मनुष्य या पशु पक्षी जो आप उनके आँखों से मिलती है। मतलब मैं जब उनके आँखें को देखती हूँ तो आँखों में काफ़ी सारे मुझे उसके रंग दिखते हैं, उसके एक फीलिंग दिखती है, तो हमेशा मैं वो कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक माँ बच्चे को देख रही है, उन दोनों की एक बॉन्डिंग, जैसे एक मतलब दादी बच्चे को देख रही है, उसका एक बॉन्डिंग अलग अलग सा, एक हस्बैंड वाइफ को देख रहे हैं, उसका एक बॉन्डिंग जो आंखों से ही वो फील कर सकते हैं कोई। तो मुझे बचपन से आंखें बनाना बहुत पसंद था, तो इसीलिए मैं आंखों पर ही ज्यादा काम करती हूँ। मेरा ज्यादातर स्टाइल सेमी रियलिस्टिक होता है, और जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोगों को काफी गौर से देखती हूँ कि क्या, मतलब आंखों को पढ़ने की कोशिश करती हूँ मैं हमेशा, कि आंखों से, एक बात है ना कि आंखें दिल की आईना होती है, तो वैसे ही आंखों से उसके फीलिंग को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मेरा पूरा केंद्रित, मतलब पेंटिंग का पूरा केंद्रित आंखों पे ही रहता है। मैं बहुत ज्यादा डीप में घुस के उसको करने की कोशिश करती हूँ। बहुत सुंदर अनामिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि आंखें दिल का आईना होती हैं और आंखों से हम बहुत कुछ व्यक्त कर सकते हैं। और आपकी चित्रकारी में आंखों का विशेष मैं कहूंगी रेखांकन है, जिनके माध्यम से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें अपने आप व्यक्त हो जाती हैं। हम बढ़ते हैं मेघा की तरफ। मेघा, आप बताइए कि आपको कैसे प्रेरणा मिली, किस तरह के विषय चुनती हैं, कैसे चुनती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। First of all, a big thank you to Vishwaran. Sorry, my Hindi is not very good. Not very proud of it, but I'll be able to communicate better if I speak in English. So, first thing, I have started painting since I was 5 years old. I remember my mother taking me to the art class, and since then, I've been painting. Okay, and and I did my diploma in fine arts from India itself. And I moved to Singapore in 2006, and since then I'm in Singapore. I always say that I'm a teacher by profession, but an artist by passion. So I'm a geography teacher, but my passion is painting. My passion is art. I try a lot of medium. मैंने बहुत medium try किए हैं. I did oil, acrylic, watercolors, pencil colors. But my style is Zentangle. Yes, this is my style, and I basically do a lot of patterns, and those patterns I try to bring about my painting. I try to make it look like 3D images and all. So this is my style of painting, and I look at everything around me. So this is an oil painting which I have done. So it's just that I'm not only focused on Zentangle. I do a lot of other paintings also. So this is an oil painting, and I'm very inspired by Buddha. So मेरी बहुत सारी paintings बुद्धा की हैं, या very spiritually inclined paintings होती हैं. And yeah, so this is my style. And I had moved to, when I moved to Singapore in 2006, I had stopped painting. I had basically, I was too busy with moving to a new life after marriage, then children.
But in 2016, when I took a break from work because of my, when my second daughter was born, I decided to take a break. And that is when I started painting again. I attended a lot of workshops because getting back into painting is not easy because मैंने जब छोड़ा था उस इतना लंबा gap, more than 10 years का gap में बहुत changes हुए हैं art world में. So I had to practice all over again. मैंने बहुत सारे workshops attend किए, मैंने बहुत सारी classes की painting, and I attended a lot of exhibitions. And one thing I want to say that exhibitions are one thing where every artist should visit because you are inspired by that. जितने exhibitions आप जितने artists से मिलते हो, there is an inspiration. There's so much to learn from them. I did that after 2016 when I got back into painting. मैंने बहुत exhibitions attend किए, workshops attend किए, and I started painting again. But I enjoy doing Zentangle art because it's a different style. And then usi Zentangle mein I try to use colors. I try to use acrylic या oil medium to make it look a bit more 3D, to give it a 3D effect to a painting. And yeah, so that is how I started my painting again. So it's been few years now where I took part in a lot of exhibitions. In Singapore and in India, and just going ahead with it and see how things are. बहुत सुंदर, बिल्कुल आपने सही कहा मेघा कि भले ही हम बहुत साल छोड़ दें, लेकिन जब फिर से जिसमें हमारी रुचि होती है उसे दोबारा जब हम अपनाते हैं तो वो उसे निखारने के अलग अलग प्रयत्न करते रहते हैं। और ज़ेंतांगल आर्ट जिसकी आपने चर्चा की, बहुत बारीक रेखाएं होती हैं और उसके माध्यम से आप अपनी बातें, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं। तो आगे चलते हैं और रितिका आपसे पूछते हैं कि इतनी सारी पेंटिंग आपने बनाई है, हाई कमीशन की एग्जीबिशन का भी आपकी पेंटिंग हिस्सा रही है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी, हिंदी शो नहीं है, इसलिए आप जिस भी भाषा में आप सभी सहज महसूस करते हैं आप बिल्कुल बोले, क्योंकि कला की भी कोई भाषा नहीं होती है। जब हम एक चित्र देखते हैं, एक पेंटिंग देखते हैं, तो उसमें हम किसी भाषा को नहीं ढूंढते हैं, उन रंगों को, वो उन आकृतियों को ढूंढते हैं जिनसे हमें कोई चाहे संदेश मिले या चाहे हमें एक प्रेरणा मिले, जो भी कुछ हो, तो किसी भी भाषा में आप बिल्कुल सहज होकर बात कर सकते हैं। तो रितिका, आप इतनी प्रदर्शनियों का भी हिस्सा रही हैं और आप बिल्कुल इस समय फुल टाइम रूप में भी इसे अपनाया है आपने। तो कोई ऐसी पेंटिंग या चित्रकारी आपकी रही हो जो आपको बहुत पसंद हो ही, साथ ही उसे बहुत अधिक प्रशंसा भी मिली हो, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। संध्या जी, एक मेरी पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड, ये टाइगर की पेंटिंग है। इसको मैंने 2014 में बनाया था, लेकिन आज भी अगर ये पेंटिंग मैं किसी को दिखाती हूँ या कोई भी देखता है तो मुझे इस पेंटिंग के लिए बहुत अप्रिसिएशन मिला है। कुछ भावनाएं हैं शायद इसमें जो कि लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं। तो ये पेंटिंग एक है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए तो अब तक शायद मेरा बेस्ट अब तक नहीं आया है। अब तक शायद मैंने अपनी फेवरेट पेंटिंग नहीं पेंट की है। बट हाँ, मेरे टाइगर्स और लायन की पेंटिंग सबसे ज्यादा अप्रिशिएट की जाती है, और उसमें भी मदर एंड चाइल्ड बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुआ है अब तक। और शायद ये वाली ही हाई कमीशन में एग्जीबिशन, ये हाई कमीशन में गई है जी। बहुत सुंदर। तो एक भावना आपने बहुत साल पहले जिसे आपने अपनी तुलिका से या ब्रश से या पेंसिल से जिसे खींचा, माँ और बच्चे का, मुझे लगता है कि सबसे सुंदर एक भाव है, इसी कारण वो सबसे ज्यादा पसंद की जाती है जी। और जल्द ही आपको शायद, और जहां आपने बात की कि अभी तक आपको अपनी वो पेंटिंग नहीं मिली है, तो मैं कहूंगी शायद ये सभी कलाकारों के साथ ये बात होगी कि जब वो कुछ बनाते हैं तो लगता है कि ये बहुत अच्छी बनी है, लेकिन बनाने के बाद उन्हें लगता है अगला इससे भी बेहतर हो। तो आप, हाँ, आप इसी दिशा में शायद हमें लगता है आप अगली पेंटिंग आपकी और भी ज्यादा बेहतर होगी। और ये अगर मैं पूछना चाहूँ मेघा आपसे कि आपकी कौन सी पेंटिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगी? Okay, so as Ritika said, again, आपकी कोई फेवरेट पेंटिंग नहीं है, जैसे आपने भी बोला संध्या जी। मेरी जो पेंटिंग एक है, इट्स ज़ेंतांगल आर्ट, इसका टाइटल है
keep calm and sail on. So basically ये जो painting है, it's about a ship in getting into the storm. So तूफान आया हुआ है, सो पानी जो है वो नीचे मैंने पूरा zintangle से किया है, पैटर्न्स हैं, और जो स्काई है विच इज अगेन zintangle, क्लाउड्स बने हैं उसमें, एंड इसमें आई हैव बेसिकली इट्स अ मैसेज टू एवरीबॉडी कि चाहे लाइफ में कितने भी स्टॉर्म आए, कितनी भी मुश्किलें आए, you have to stay calm and you have to carry on in life. So I that is what I believe also. जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी, I faced with a lot of challenges क्योंकि I had to learn all over again. But I kept calm. I accepted it and I just moved on in life and tried to use different mediums in my art. I learned everything from the basics actually. So ये वाली जो painting है, this is one of my favorite actually. It has a message to it which says that keep calm and just move on in life. And इसमें मैंने oil paint का भी use किया है. The ship and the clouds are blue. Just to give it, otherwise black and white thoda dull लगता है. So blue is basically bringing out the life in you. It's bringing out the color of your life. So this was the thought process behind this artwork, and it's done on a canvas. It did went on an exhibition. एक exhibition में मैंने भेजी थी ये painting. Very highly appreciated, especially the patterns, the zintangle, because उसको करने में बहुत time लगता है. And to get the lines correct, इतना पास, बहुत ही बारीक काम है. So इसको करने में मुझे बहुत time लगा था, but करने के बाद I felt really good about this painting. बिल्कुल, बहुत सुंदर. और जैसे आपने कहा कि इसको करने में समय बहुत लगा होगा, और हम सभी उसकी जो बारीकी है देखकर समझ सकते हैं. और पेंटिंग, चित्रकारी कला ही ऐसी है कि इसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत होती है, बहुत समय की जरूरत होती है, और काम रहने की तो बिल्कुल जरूरत है. तभी आप, चाहे वो माँ और बेटा, बच्चा शेर के रूप में हो, चाहे वो आंखें बनानी हो, तभी वो सही भाव आप अपनी कला के माध्यम से दिखा पाएंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं नामिका से कि उनकी सबसे पसंदीदा पेंटिंग कौन सी है और क्यों है, उसे क्यों उतना पसंद करती है. मेरी सबसे पसंदीदा पेंटिंग अब तक में है पंचतंत्र से रिलेटेड. सो इसमें भी मैंने वही बॉन्डिंग डालने की कोशिश की. इसमें मैंने पृथ्वी को मेन कैरेक्टर में रखा है, जिसके आंख ऐसे से भी रियलिस्टिक टाइप है, और चारों तरफ वायु, जल, उसको मैंने ऐसे पत्थर के इफेक्ट में रखा है. मेन कैरेक्टर इज ह्यूमन, और चारों तरफ ये थोड़ा स्टोन इफेक्ट में है. और यहाँ पर मैंने 2 कबूतर डाले हैं जो शांति का प्रतीक है. एक थ्रेड डाला है जिसमें एक कबूतर ने थ्रेड को पकड़ा है, दूसरा जस्ट मतलब उसके ऊपर से गया, एक पृथ्वी को लपेटा है. मतलब सब कुछ एक कनेक्शन बोल सकते हो, धागा के जरिए सबको एक दूसरे से बांधना. तो ये मुझे एक्चुअली मुझे पंचतंत्र पे काम करना बहुत पसंद है. मैंने पंचतंत्र से रिलेटेड और सारे पेंटिंग किए हैं, बट ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है. और जब मैं इसको देखती हूँ, इसका आंखों में लगता है मैं घुस गई एकदम. ऐसा फील होता है कि मैं इसके अंदर ही हूँ, ऐसा लगता है. इनफैक्ट जिसके घर में ये है अभी, उसने भी मुझे ये बोला कि ये तुम्हारी तरह लगता है, ऐसा लगता है कभी कभी तो कि तुम बैठी हुई हो. तो मतलब वो कुछ लगता है कि आंखें घूम रही है लाइक दिस. तो सामने से देखने पर वो ज्यादा मुझे भी लगता है कभी कभी. तो इसलिए मुझे वही आंखों पर मेरा ज्यादा केंद्रित रहता है. तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये मैंने ऑयल पे किया है. काफी लंबा टाइम मुझे लगा, मतलब सोचने में. जब आप जैसे बोले कि जब तक हम लोग दिमाग से काम नहीं होते हैं, कोई पेंटिंग बना मतलब अच्छा आता नहीं है, मतलब ब्रश चलता ही नहीं है. तो वही दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है. तो इस पेंटिंग को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि काफी कुछ बन रहा था. तब जाकर अभी भी मैं इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अधूरा है, कुछ इसमें और ऐड ऑन करना है. लेकिन मेरे सामने होता तो मैं शायद कर लेती, लेकिन देखने वाले को लगता है कंप्लीट है, क्या जरूरत है. लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है, समथिंग मिसिंग.
तो मुझे और यही कलाकार की खूबी होती है कि उसे आप कितना भी अच्छा वो कार्य कर ले, उसे अगले कार्य में उससे भी हाँ बेहतर करने की ख्वाहिश रहती है, जिस कारण वो कलाकार अपनी कला को निखारता है और साथ ही अपने व्यक्तित्व और समाज में भी जो चीजें वो देता है उसमें जी निखार आता जाता है। बहुत सुंदर अनामिका। रितिका, जैसे अब हम थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ते हैं, आपने कहा फ्रीलांस फुल टाइम इस समय आप आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही हैं, तो इस दिशा में मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह की सिंगापुर में संभावनाएं हैं, चुनौतियां हैं, और अगर हम इसे एक करियर के रूप में अपनाते हैं तो आप किस रूप में उसको देखती हैं, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। सिंगापुर में कला के लिए अपनी कला को शोकेस करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं जो कि आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं उनके काम को शोकेस करने के लिए और उनकी एग्जीबिशंस लगाने के लिए। सिंगापुर में ही नहीं, वो आर्टिस्ट के काम एग्जीबिशन सिंगापुर के बाहर भी लेके जाते हैं, तो आप बाहर भी अपना काम शोकेस कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है काफी। और लोग भी सिंगापुर में लोग भी आर्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें पसंद आती हैं कला, तो फिर वो ले लेते हैं, बहुत हेजिटेट नहीं करते, बहुत सोचते नहीं, अगर उन्हें पसंद है कोई पेंटिंग तो ऐसे संभावनाएं तो बहुत हैं। लेकिन अगर आप एज अ फुल टाइम आर्टिस्ट खुद को सिर्फ एज एन आर्टिस्ट आप अपनी इनकम पे सरवाइव करना चाहें तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है। एट द बिगिनिंग मैं कहूँगी, मे बी शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि फुल टाइम आर्टिस्ट को सिर्फ पेंटिंग करने के लिए सारा दिन नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास और भी काम रहते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, रिसर्च, पैकेजिंग, अपने कस्टमर रिलेशनशिप्स, और वो सब मेंटेन करने में भी उनका काफी टाइम चला जाता है। जैसे कोई दूसरा कोई एडमिन है या फिर क्लर्क है, वो 9 to 5 की जॉब करते हैं, वो ऑफिस जाते हैं और 9 to 5 थ्रू आउट द डे अपना काम करते हैं, वापस आ जाते हैं, तो उनके पास वो अपने काम के अलावा कुछ और एडिशनल नहीं होता है। लेकिन आर्टिस्ट का काम ऐसा है कि उनको अपनी पेंटिंग भी करनी है अगर आप फुल टाइम आर्टिस्ट हैं, और बहुत सारी चीजें साथ में होती हैं, तो थोड़ा चैलेंजिंग है। बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि अब सिर्फ फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं और सिर्फ इसी इनकम पे सरवाइव करते हैं। तो बट सबसे ज्यादा मैंने जो देखा है, ज्यादातर आर्टिस्ट लोग फ्रीलांस आर्टिस्ट होते हैं और साइमल्टेनियसली उनके पास कुछ एक पार्ट टाइम जॉब रहती है। फॉर एग्जांपल वो आर्ट टीचर हैं या फिर मेंटर हैं या कुछ। तो उस तरीके से जैसे आर्ट बहुत ही वास्ट फील्ड है, उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं अलग अलग। तो आप एक फुल टाइम आर्टिस्ट होके और कुछ अलग प्रोफेशनल कला से जुड़ा हुई जॉब को लेके आप बहुत आराम से सरवाइव कर सकते हैं सिंगापुर में। जी बिल्कुल। और जो भी चुनौतियां हैं उनकी बात आपने की, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो आती हैं जब आप किसी एक ऐसे क्षेत्र से जुड़ते हैं जो व्यावसायिक रूप में शायद उस स्थान पर नहीं है जैसे कि हम बाकी नौकरियों में और आदि में देखते हैं। तो आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मेघा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि आप कई प्रदर्शनियों का हिस्सा रहने के साथ ही आप आर्ट गैलरी का भी एक हिस्सा हैं, और किस तरह से आप संभावनाएं या चुनौतियां देखती हैं सिंगापुर में खासकर? Singapore, as we all know, it's a very small country, but opportunity-wise, Singapore is टॉप ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली अगर देखा जाए तो। बहुत एग्जीबिशंस होते हैं सिंगापुर में। इनफैक्ट देखा जाए तो कैलेंडर आप देखेंगे एग्जीबिशंस का, हर महीने कुछ ना कुछ कोई एक गैलरी का कुछ एक इवेंट चल रहा होगा। एंड the artists and even the government supports local artists a lot. बहुत grants मिलता है उनको to promote their art, to bring out their art to people. I was working as a curator of an art gallery. Because अभी मेरे पास time नहीं था, I had to leave, but I am an artist in that gallery right now. So उसी gallery से, through that gallery I took part in in few exhibitions in India and in Singapore. So उससे crowd बहुत होता है, there are so many people who appreciate your work, and yeah, and if they want to buy, they will just buy it. अगर वो connect कर गए आपके painting के साथ, and if they really like it, they won't hesitate to spend money to buy your painting. But as a artist, it's not easy to survive in Singapore because
challenges बहुत है. It is an expensive country, and to buy paints or brush or what, it is quite expensive if you are just an artist in Singapore. So but the best part what has happened इन 2 सालों में, मैं सबको यही बोलती हूँ, कोविड ने हमें सिखाया है about online art and about online digital marketing and all. Not just आपकी painting सिर्फ सिंगापुर में you can portray your painting or you can exhibit your painting all over the world. सिंगापुर में रहते ही आप कोई बाहर की गैलरी में अपना enroll करिए और अपना paintings you can exhibit online to them. बहुत opportunities हैं. So it's not just limited to Singapore now. I think art is global now. Everybody is looking at your work, and Singapore being the technologically itna advanced hai, so it's very easy to digitally work in this field also when it comes to art and all. So I feel it will take time for हम जैसे artists जो है जो इतने digitally we are not that great, but to learn to how to market ourselves digitally थोड़ा time लगेगा, but I think it is a great opportunity for the artists to exhibit their work. बिल्कुल, बहुत, और बिल्कुल भले ही लिटिल रेड डॉट है हम, पर हमारे यहाँ मौके संभावनाएं बहुत अधिक हैं, और इसीलिए आप जैसे रितिका और मेघा आपने बताया कि आजादी के 75वें वर्ष में सिंगापुर के 75 भारतीय चित्रकारों के पेंटिंग्स को हाई कमीशन ने अपनी परमानेंट गैलरी में प्रदर्शित किया हुआ है. तो इतने छोटे से देश में 75 तो भारतीय चित्रकार जिनको उन्होंने प्रदर्शित किया, उसके अलावा इतने सारे हैं. तो इसीलिए कहते हैं ना कि भले ही छोटा सा देश है लेकिन संभावनाएं बहुत अधिक है. तो अनामिका, मैं आपकी तरफ आती हूँ. आपने बात की थी कि आप बच्चों को सिखाते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है. तो क्या लगता है आपको किस तरह की संभावनाएं आपको दिखती हैं जब हम सिंगापुर में पेंटिंग्स की बात करते हैं करियर के रूप में, या अन्य क्षेत्रों में भी अगर उसकी हम बात करते हैं, तो कैसी संभावनाएं आपको दिखती हैं? देखिए, मैं रितिका और मेघा से फुल सहमत हूँ कि जो आर्ट के जो मटेरियल्स आप बोलिए काफी एक्सपेंसिव है, वो तो है, लेकिन यहाँ पर संभावनाएं काफी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के तरफ से, सिंगापुर सरकार के तरफ से काफी सारे प्लेटफॉर्म रहते हैं यहाँ पर. क्योंकि मैं यहाँ के लोकल जो आर्टिस्ट है उनके साथ भी काम की हुई हूँ, तो वो लोग काफी अरेंज करते हैं. जैसे ओल्ड एज होम में वो लोग काम करवाते हैं, हम लोग को हायर किया, फिर वहां पर लेके गए, तो वहां पर उन लोग से पेंट कराया, तो वो लोग काफी अप्रिशिएट करते हैं पेंटिंग को, वो लोग काफी अप्रिशिएट करते हैं. और काफी सारे प्लेटफॉर्म, एक बार आप कहीं इस तरह की कम्युनिटी में घुस जाए ना, तो आपको काफी सारे, आप 1 by 1 आपको वो लोग ही हाईलाइट करते रहते हैं कि आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, बच्चों का जजमेंट करो, या तो पेंटिंग कंपटीशन में जाओ, या तो मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ और ओल्ड एज पीपल के साथ टाइम बिताना, क्योंकि उन लोगों में एक अलग सा कनेक्शन होता है. तो यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सारा सपोर्ट रहता है, और एग्जीबिशंस, और ये तो जैसा मेघा ने और रितिका ने कहा काफी होते हैं. मतलब शायद हम लोग मतलब सिंगापुर में आकर इतना कर रहे हैं, मुझे लगता है काफी अच्छा है. और मतलब एग्जीबिशन, जैसे मेघा ने कहा कि एग्जीबिशन में जाओ तो बहुत कुछ मिलता है एक्चुअली देखने को, सीखने को. तो मैं भी बहुत एग्री हूँ उससे कि मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है. एक्चुअली किया जाए, अगर आप करना चाहें तो काफी कुछ कर सकते हैं, काफी लोगों के साथ. मतलब आर्ट एक है कि सबके अंदर रहता है, उसे सिर्फ उभारना है. मतलब वो अर्थ का जैसे बच्चों को करते हैं, अर्थ के स्पेलिंग में ART आता है बीच में, आप अगर ART को रिप्लेस कर दो तो वो सिर्फ E हो जाता है. तो मुझे लगता है सब बच्चे हो, जो हो, मतलब सबके अंदर एक आर्ट रहता है, वो चाहे जैसे भी एक्सप्रेस करे. पेन पेंसिल हुआ, या तो किसी भी कुछ चीज से, कुछ चीजें, कभी कभी बच्चे ऐसे आते हैं कि इतना सारा मिट्टी लेके आते हैं कि हम लोग इससे पेंट करेंगे, तो चलो अभी इससे करते हैं. तो काफी कुछ ऐसे है सीखने को. और यहाँ पर जैसे अगर कुछ नया दिखता है ना, तो लोग उसको और ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि आप जाओ यहाँ पर सिखाओ, ये करो. तो काफी सारे अच्छे प्लेटफॉर्म है यहाँ पर.
तो है एक्सपेंसिव तो है, नो डाउट, लेकिन कभी कभी मैं बच्चों को वैसा ही बताती हूँ कि देखो सब कुछ एक्सपेंसिव तो है, लेकिन उस हिसाब से हम किचन की चीज से भी काफी कुछ कर सकते हैं, हल्दी से कर सकते हैं, कॉफी से कर सकते हैं, मध से कर सकते हैं। तो वही आर्ट को सिर्फ उभारना है, चीजें हम लोग अरेंज कर ही लेंगे। तो बिल्कुल। और आपने जैसे कहा बच्चों के साथ उनके स्ट्रेस को भी कम हाँ, करने के लिए वो हाँ, करते हैं, बड़े जो हाँ, ओल्ड फोक्स होम में भी आप जाती थेरेपी की हैं। तरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आर्ट एक थेरेपी की तरह लोग लेते हैं, क्योंकि मेरे पास काफी वर्किंग लेडीज भी आती है, वो लोग इतने स्ट्रेस रहते हैं तो फिर ऑफिस से डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, तो वो लोग जब आर्ट करके जाते हैं तो स्माइलिंग, मतलब 11 साढ़े 10 11 बजे रात को जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे ऑफिस, बट वो लोग को लगता है क्या माइंड एकदम फ्री है, ऐसा फील होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा, तरह तरह की चीजों को एक्सपेरिमेंट बिल्कुल। तो करना। व्यावसायिक रूप में भी यहाँ संभावनाएं हैं, संभावनाएं और काफी है, और हाँ। साथ ही समाज सेवा के रूप में भी बहुत सारी चीजें हैं। एग्जैक्टली, आप एग्जैक्टली। सिखा सकते हैं, व्यावसायिक रूप में तो है ही है, सिखाना, हाँ, आर्ट गैलरी का हिस्सा बनना, बाकी चीजें समाज सेवा की तरफ भी हाँ, ओल्ड फिर फोक्स होम आदि की संभावनाएं काफी हैं, क्योंकि काफी है, जैसा मुझे काफी। भी पता हाँ, है कि काफी बार ले जाया जाता है कि हाँ, आर्टिस्ट जाते हैं और वो थोड़ा समय अपना देते हैं बुजुर्गों हाँ, को, ताकि वो हाँ जी, जी। जो और वो अकेलापन है काफी उससे। अच्छा फील करते हैं जब आते हैं, तो उन लोग का वो जो हक करते हैं कि सो हैप्पी, मतलब वो फीलिंग एकदम प्राइसलेस है, मतलब वो एक डिफरेंट फीलिंग है जो नहीं, बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता है वो फीलिंग। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि हम इसको यहीं विराम देंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें अगली बार फिर कभी जानेंगे, और आपकी और सारी पेंटिंग्स हम देखेंगे और उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शायद आमने सामने अगली बार बातचीत करें और बिल्कुल पेंटिंग्स को दिखाएं और उसे भेजें हम और लोगों तक। तो जैसा आप सभी ने देखा अभी कि मेघा, अनामिका, रितिका सिंगापुर में काफी समय से रह रही हैं, और इन्होंने यहाँ अपनी इस खूबी को मैं कहूँ या अपनी कला को प्रदर्शित करने के विभिन्न अलग अलग मंचों को माध्यम बनाया है। कहीं मेघा जेंटेंगल आर्ट के द्वारा अपनी बातें कर रही हैं, तो अनामिका आंखों को लेकर उसके विभिन्न रूपों को, आंखों को विभिन्न मनुष्य के विभिन्न रूपों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करती हैं। वहीं रितिका जानवरों या प्रकृति से उन्हें विशेष लगाव है और उसे केंद्र में रखकर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रही है। तीनों ही लोग जो आज हमसे जुड़े हैं, तीन अलग तरह की, आप उनकी पेंटिंग के स्टाइल भी देखिए, और अगर उनके आप रंगों का चयन किस तरह से अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। तो सिंगापुर हीरो की खान है, खजानों की खान है, और आज तीन हीरे हमारे साथ उपस्थित हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को, आपने अपना समय दिया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूंगी। साथ ही विश्व रंग का हार्दिक आभार कि आपने विभिन्न देशों को जोड़ने का एक नायाब मंच उपस्थित किया है, कि विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न पक्षों के लोग, सिर्फ कविता कहानी ही नहीं, अलग अलग पक्षों के लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ करके अपनी बातें रख रहे हैं और दूसरे देशों तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। तो इसके साथ ही आज हम यहाँ से विदा लेते हैं। अनामिका, मेघा, रितिका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद, नमस्कार।